नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमाऊं सर और आप ही के अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे काल के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। क्रिया शब्द की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि काल क्रिया का विकारक तत्व है और किसी भी विकारक तत्व को पढ़ने के लिए वो किसका विकारक है उससे उसका संबंध होना आवश्यक है। पिछली क्लास में हमने अब तक पढ़ा कि क्रिया के होने वाले समय को काल कहा जाता है। काल के आधार पर तीन प्रकार से वर्गीकरण किए जाते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी कि ऐसा काल, क्रिया का ऐसा रूप जिससे इस बात की पुष्टि हो कि काम बीते हुए समय में संपन्न हुआ है, उसे भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। प्रश्न आता है, बार बार पूछा जाता है कितने उपभेद होते हैं? 6 बताने होंगे। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल जिसे हम पूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी पुकारते हैं, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। पिछली क्लास में 3 भेद हमने उपभेद पढ़ लिए थे: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। आज हम पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। नाम से पता है कि क्रिया का ऐसा रूप जिससे किसी कार्य के होने का पता तो चलेगा, यानी बीते हुए समय में संपन्न होने का पता तो चलेगा, किंतु बीते हुए समय में काम अधूरा रहता हो, कार्य में अपूर्णता पाई जाती हो। चौथा है इसका रूप अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कृदंत होगा रहा था, रही थी, रहे थे, और अगर स्त्रीलिंग बहुवचन होगा तो रही थी हो जाएगा। ये कृदंत होंगे, अर्थात क्रियाओं के अंत में। जिस तरह से हमने पिछले काल पढ़ा, भूतकाल के सामान्य भूतकाल में आ, ई, ए होंगे, आसन भूतकाल में आ है या फिर चुका है, ई है, चुकी है, ए हैं, चुके हैं, इस प्रकार के कृदंत पाए जाते हैं। पूर्ण भूतकाल में हमने पढ़ा आ था, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, इस प्रकार के कृदंत पाए जाते हैं। अपूर्ण भूतकाल की क्रियाओं के पहचानने का तरीका यह होता है कि क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और अगर स्त्रीलिंग बहुवचन है तो रही थी। यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करना है। देखिए, रहा था ये पुल्लिंग एकवचन में आता है, रही थी ये स्त्रीलिंग एकवचन में होता है, ये पुल्लिंग बहुवचन में होता है और ये स्त्रीलिंग बहुवचन में होता है। क्रिया का जब रूप बदलना है, परिभाषा ये होगी कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध तो हो, किंतु यानी बीते हुए समय में हो रहा है, लेकिन किंतु क्या क्या इसकी कहने कि काम हुआ लेकिन बीते हुए समय में आरंभ हो गया, उसकी पूर्णता नहीं हो, तो कह सकते हैं किंतु कार्य की अपूर्णता का पता चलता हो, अपूर्णता का पता चलता हो। एक और रूप में कह सकते हैं कि कार्य बीते हुए समय में
आरंभ तो होता है, बीते हुए समय में आरंभ तो होता है, किंतु उसकी पूर्णता नहीं हो, किंतु उसकी पूर्णता नहीं हो। यानी कि क्रिया का ऐसा रूप जिससे ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में आरंभ तो हो गया, लेकिन बीते हुए समय में वह काम निरंतर जारी रहता हो, अर्थात अपूर्णता बनी रहती हो। आप ये भी कह सकते हो निरंतर जारी रहता हो, बीते हुए समय में निरंतर जारी हो, यानी कंटिन्यू रहता हो, बीते हुए समय में निरंतर जारी रहता हो, तो क्रिया के उस रूप को अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे मोहन खाना खा रहा था। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि मोहन ने खाना खाया, सामान्य भूतकाल था। मोहन ने खाना खाया है, आसन्न भूतकाल होता। मोहन ने खाना खाया था, पूर्ण भूतकाल होता। लेकिन हमने कहा मोहन खाना खा रहा था, यानी कि हम बात वर्तमान की नहीं कर रहे, हम बात बीते हुए समय की कर रहे हैं, किंतु वो जो बीता हुआ समय है उसमें हमें यह पता है कि कार्य आरंभ हुआ, लेकिन उस जिस समयावधि की, जिस काल की हम बात कर रहे हैं, उस समय वह काम निरंतर जारी था, वह पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण था। तो ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण भूतकाल की क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे हम उदाहरण लिख रहे हैं, राम पत्र पढ़ रहा था, यानी कि राम नाम का एक कर्ता है जो पत्र नाम का एक कर्म कर रहा था, लेकिन पढ़ रहा था, कंटिन्यू जारी था। उस बीते हुए समय में उसका जो काम है वो निरंतर जारी था। यह हो जाएगा आपका, जैसे राष्ट्रपति जी उद्बोधन दे रहे थे, यानी कार्य निरंतर जारी था, यह आपसे पता चल रहा है। दे रहे थे, हमने कहा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे अशोक गाना गा रहा था, कार्य क्या है? निरंतर जारी था। क्रिया के अंदर देखो, रहा था, रहे थे, रहा था, रही थी, इस प्रकार के स्त्रीलिंग रूप होगा। तुम कहेंगे सीता फिल्म देख रही थी, कार्य निरंतर जारी है। ये पुल्लिंग एक वचन है, ये पुल्लिंग बहुवचन था, ये पुल्लिंग एक वचन है, ये स्त्रीलिंग एक वचन है। अगर आपको स्त्रीलिंग बहुवचन बनाना है तो आप कहेंगे राधा और सीता मंदिर जा रही थी। अब यहां पर थे पर अनुस्वार आएगा, क्योंकि ये जो जा रही थी, जब दोनों क्रिया रूपों में एक ही प्रकार के शब्दांकों का या कृदंत का अगर प्रयोग होता है, यानी कि जैसे आपने कहा रहा था और रहे थे, यहां पर आपने था का थे कर दिया, अर्थात आपने कृदंत परिवर्तित कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही रूपों में जब एक ही प्रकार का कृदंत आता है, जैसे है और हैं, तो जब एक प्रकार का कृदंत आता है और उस समय उसका कर्ता अथवा उस क्रिया का जिससे संबंध है, देखो कई बार क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कई बार कर्म से होता है। अब मान लो क्रिया का संबंध कर्ता से है और कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी। मान लीजिए क्रिया का संबंध कर्ता से और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। ऐसी स्थिति में जब दोनों ही रूपों में एक ही प्रकार के कृदंत का प्रयोग होता है, अंतिम क्रिया रूपों का, तो वहां पर अनुस्वार बहुवचन बनाने के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कहा रही थी, यानी सीता फिल्म देख रही थी, यहाँ पर क्रिया का संबंध सीता से है लेकिन सीता एक है, इसलिए आपने थी का प्रयोग कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपका कर्ता दो है, राधा और सीता। अब कर्ता दो है, इसका मतलब बहुवचन है। जब कर्ता बहुवचन है और क्रिया का संबंध कर्ता से है तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन होगी। अब प्रश्न ये था कि यहाँ पर भी थी आ रहा, रही थी, यहाँ पर भी रही थी, कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे कि किसमें एक वचन और किसमें
बहुवचन है, तो इसके लिए आप लोग जब बहुवचन बनाना है तो उस पर अनुस्वार का प्रयोग कर लिया जाता है अंतिम क्रिया रूप पर। समझ मित्रों कहानी। अगला भेद आता है मित्रों इसका संदिग्ध भूतकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पांचवा भेद देखो, पहला कौन सा था? सामान्य भूतकाल। दूसरा कौन सा था? आसन्न भूतकाल। तीसरा अपूर्ण भूतकाल। चौथा अभी हमने पढ़ा अपूर्ण से पहले पूर्ण भूतकाल पढ़ा, और अब पांचवा पढ़ रहे हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल नाम से पता है कि बात बीते हुए समय की हो रही है, लेकिन बीते हुए समय में कार्य के होने अथवा न होने पर हमें कोई पता नहीं रहता है, तो उसको हम संदेह कह रहे हैं। देखिए, एक तो होता है संदेह, एक होता है संभावना। संभावना की स्थिति अलग होगी, हम संदेह की बात कर रहे हैं। जहां पर पूरी तरह से अनिश्चित की स्थिति रहती है उसे संदेह कहा जाता है। और जहां पर कुछ समय बाद हम आगे पढ़ेंगे, वर्तमान काल के दो भेद पढ़ेंगे, एक तो संदिग्ध वर्तमान काल और एक संभाव्य। कई बार आपका व्याकरण के प्रश्नों में आता है कि संदेह और संभावना में क्या अंतर है। जो जहाँ जिनके अलंकार का प्रकरण होता है वहाँ पर दो प्रकार के अलंकार होते हैं, उसमें भी आपसे प्रश्न किया जाता है कि कहाँ तो संभावना होती है, कहाँ संदेह होता है, क्योंकि वहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे चल करके अलंकारों के दौरान चर्चा करेंगे जिनका है। संदिग्ध भूतकाल कृदंत क्या होगा? आ होगा, जैसे गया होगा। मुझे क्या पता, गया होगा, आ होगा। ई होगी, अगर स्त्रीलिंग बहुवचन है तो ई होगी, और पुल्लिंग बहुवचन है तो ए होंगे। इस प्रकार के कृदंत प्रयोग में लिए जाते हैं। आ होगा, जैसे गया होगा। ई होगी, गई होगी। ए होंगे, गए होंगे। परिभाषा ही होगी, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संपन्न होने अथवा न होने पर संदेह बना रहता हो। संदेह बना रहता हो, यानी कि क्रिया का ऐसा रूप जो हमें इस बात की पुष्टि करता हो कि वह बीते हुए समय में हुई अथवा नहीं हुई है, उस पर हमें किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं रहती है। हम पूरी तरह से असंदेह की स्थिति में रहते हैं, तो उसे संदिग्ध भूतकाल के नाम से जाना जाता है। क्रियाओं के अंत में आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इस प्रकार के कृदंत पाए जाते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। मनीषा ने खाना खाया। अगर देखो मैं यहां तक कहता मनीषा ने खाना खाया, तो मुझे बताओ कौन सा काल होता? सामान्य भूतकाल होता। अगर मैं कहूं कि मनीषा ने खाना खाया है, तो आप क्या कहते? आसन्न भूतकाल है। मनीषा ने खाना खाया था, तो आप क्या कहते? पूर्ण भूतकाल। मनीषा खाना खा रही थी, तो आप क्या कहते? अपूर्ण भूतकाल। हम कह रहे हैं मनीषा ने खाना खाया होगा, आ होगा। अब इससे पता नहीं चल रहा है कि काम हुआ या नहीं। खाया होगा, हमें क्या पता, यानी खाया है ये भी पता नहीं, नहीं खाया है ये भी पता नहीं है। बात कब की कर रहे हो? बीते हुए समय की। बीते हुए समय की बात कर रहे हो, इसका मतलब वो भूतकाल है। लेकिन बीते हुए समय में भी कार्य के होने या नहीं होने पर आपको कुछ भी जानकारी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उस काल को संदिग्ध भूतकाल के नाम से जाना जाता है। जैसे हम उदाहरण लिख रहे हैं। वह
अपने अनादर को भूल चुके होंगे। अब वह अनादर को भूले हैं या नहीं भूले हैं हमें पता नहीं है। वह, अब देखिए कर्ता बहुवचन था इसलिए हमने होंगे लिखा है। अगर पुल्लिंग एक वचन होता तो हम लोग चुका इस तरह लिखते, चुके होंगे, ए होंगे। आप इसका जो कृदंत लिखा ना आपने, आ होगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये भी लिख सकते हो। जैसे आपने पूर्ण उसमें आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में दो तरह से कृदंत लिखे थे, एक तो लिखा आ है, एक लिखा चुका है। ई है, चुकी है, ए है, चुके हैं, दोनों प्रकार के कृदंत आप पढ़ रहे थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कृदंतों को कम रटिएगा। हालांकि ये ट्रिक इसलिए सिखाई जाती है कि इन फ्यूचर आप आगे जा करके अगर टीचर बनते हो, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप जाते हो, आपको बच्चों को पढ़ाना है। मेरे सामने मान लीजिए आप उच्च स्तर के बालक हैं, लेकिन आप स्कूलों में जाएंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड के बालक होंगे, उच्च प्राथमिक स्तर के जब विद्यार्थी आपके सामने होंगे, तो इन ट्रिक से आप बच्चों को थोड़ा सरल कर सकते हो। हालांकि आपको हम प्रत्येक चीज़ पर बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एक विषय वस्तु को 4-4 बार रिपीट कर रहे हैं कि आप सबसे पहले उसके अर्थ को समझिएगा कि वो कहना क्या चाहता है। अब वहाँ पर कई बार कृदंत किसी भी रूप में आ सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि आ होगा, ई होगी, ए होंगे, हम इसको ये भी तो कह सकते हैं चुका होगा। मैं कहूं कि वह खाना खा चुका होगा, इससे भी क्या चल रहा है, क्या कंफर्म हो रहा है? क्या आप स्पष्ट कर पा रहे हैं क्या कि खाना खाया है? क्या आप ये तय कर पा रहे हैं कि बहुत समय पहले काम पूरा हो गया है? क्या आप ये तय कर रहे हैं कि अभी अभी हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं हम लोग। इस बात से यही विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया, वह खा चुका होगा, वह गया होगा। इसी तरह इसका हो जाएगा चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, ये कृदंत भी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह भी मिलता है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, मान लीजिए शीतल मंदिर गई होगी। अब वो मंदिर गई या नहीं गई है, क्या इस बात की पुष्टि हो रही है, क्या नहीं हो रही है? तो ऐसे काल को संदिग्ध भूतकाल के नाम से जाना जाता है। अगला आता है मित्रों इसका अंतिम भेद, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया है, और जहाँ तक मेरा अपना एक अनुभव है कुछ वर्षों को पढ़ाने का, अधिकांश विद्यार्थी इन प्रकार के भेद का नाम भी पहली बार सुनते हैं। कई लोग तो इस भेदों का नाम ही नहीं सुनते, कईयों ने सुना होगा तो विषय वस्तु समझ में नहीं आती है। हेतु, हेतु, मद, भूतकाल। हेतु, हेतु, मद, भूतकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा उपभेद है इसका। हेतु, हेतु नाम से पता, देखिए हेतु के दो अर्थ होते हैं, एक तो के लिए और एक कारण। यहां हम बात कर रहे हैं हेतु, हेतु का मतलब के लिए, यानी किसी एक काम का होना, या देखिए कारण के लिए, फिर कह रहे हैं के लिए। आप इसको कारण भी, हालांकि कारण के लिए जो शब्द आता है उसमें मात्रा बड़ी आती है, ये होता है हेतु। इस हेतु का अर्थ होता है कारण, और इस हेतु का अर्थ होता है के लिए, के लिए। ये युग्म शब्दों में भी आता है, ध्यान देना। जैसे आसन और आसन आता है, उसी तरह से हेतु और हेतु भी आता है। युग्म शब्दों में पूछा जाता है कि दोनों का अर्थ क्या है। यहाँ हम मोटे तौर पे बात कर रहे हैं के लिए की। हेतु, हेतु, मद, मद, भूतकाल। देखिए भूतकाल है, ये आप स्पष्ट हो गया कि भूत का मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल का मतलब क्या है, बीता हुआ। प्रश्न है कि हेतु, हेतु और मद का मतलब क्या है? मद का मतलब है निर्भर, निर्भरता, यानी कि किसी एक काम का होना अथवा न होना जब किसी दूसरे काम पर निर्भर करता हो, अर्थात किसी एक क्रिया का होना अथवा न होना
या किसी एक कार्य कारण का घटित होना अथवा न होना जब किसी दूसरे कार्य कारण पर निर्भर हो, अवलंबित हो, तो ऐसी क्रियाओं को, ऐसे काल की क्रियाओं को हेतु मद भूत काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में इसको और सरल तरीके से समझ सकते हैं कि सामान्य तौर पर इस काल की क्रिया वाले जो उदाहरण होते हैं, उन क्रियाओं वाले, इस काल वाले उदाहरणों में सामान्यतः वाक्य में दो दो क्रियाएं पाई जाती है। एक क्रिया का होना या न होना कहीं ना कहीं दूसरी क्रिया पर अवलंबित रहता है, निर्भर रहता है। मद कह रहे हैं, मद का मतलब निर्भर, हेतु का मतलब के लिए, यानी एक कार्य किसी दूसरे कार्य के लिए अगर हुआ है तो दूसरा काम भी उसके लिए हो जाएगा। अगर पहला काम उसके लिए नहीं हुआ है, जो शर्त उसने रखी है, तो दूसरा काम भी उसके लिए नहीं होगा। एक तरीका तो ये इसको समझने का। जैसे पहले मैं एक उदाहरण देता हूं, यदि राम आता तो मैं बाजार जाता, यानी कि मेरा बाजार जाना राम के आने पर निर्भर कर रहा था। राम आया नहीं इसलिए मैं बाजार नहीं गया। स्पष्ट हुआ? पहले तो देखिएगा कि मैं बात कब की कर रहा हूं। क्या मैं बात अभी की कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि यदि राम आता, हम बात पुरानी कर रहे हैं। पुरानी कर रहे हैं इसका मतलब भूतकाल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि राम आता तो मैं जाता, यानी हम भी जाते थे बाजार, ये बात भी पुरानी है। स्पष्ट है कि आप भूतकाल की बात कर रहे हो, लेकिन भूतकाल में आपने काम जो किया है, उस काम में जो क्रियाएं जो आपकी होने वाली थी, वह दोनों क्रियाएं कहीं न कहीं एक दूसरे पर अवलंबित है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो ऐसी क्रियाओं को हेतु मद भूतकाल की क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। एक तरीका तो ये हुआ। सामान्य तौर पर इस बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही एक भेद आगे चल करके हम भविष्य काल में पढ़ेंगे। केवल समय बदलेगा, परिस्थितियां ये की यही रहेगी। यहां बात बीते हुए समय की कर रहे हैं, वहां बात आने वाले समय की करेंगे कि जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ये बात आने वाले कल की कर रहे हैं हम लोग। ये आपका रीट में आया था जब पंचायती राज थर्ड ग्रेड से इसका पेपर हुआ था 2013 में, तब भी ये प्रश्न आया था कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कौन सी क्रिया है। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था यही का यही प्रश्न, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। एक जगह इसको क्रिया में पूछ लिया, एक जगह इसको वाक्य रचना में पूछ लिया था। ये वाक्य रचना के आधार पर संकेतवाचक वाक्य होते हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस परिभाषा के दौरान। वापस सुनिएगा, हेतु मद भूतकाल वाली क्रियाओं को कैसे समझे। पहले अर्थ समझिएगा। हेतु यानी के लिए, मद यानी निर्भर, यानी कि एक काम उसके लिए हुआ जो दूसरा है, तो दूसरा भी पहले के लिए हो जाएगा। यानी कि दोनों ही कामों का होना अथवा न होना कहीं न कहीं एक दूसरे पर निर्भर है, अवलंबित है, इसलिए इसे हेतु मद कह रहे। नंबर 1। नंबर 2, इस काल की क्रियाओं वाले उदाहरणों में 99%, हमने 100% नहीं कहा, 99% दो क्रियाएं होती है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है, लेकिन कभी कभी एक ही क्रिया होती है। उसको कैसे समझे? तो उसको समझने का एक तरीका है कि इस काल की क्रियाओं वाले वाक्यों में शर्त या संकेत का भाव होता है। और मित्रों, संकेत के लिए दूसरी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आधी बात कह करके, यानी एक क्रिया रख करके भी हम दूसरी बात की ओर संकेत कर सकते हैं। शर्त का भाव होता है। जैसे मान लीजिए मैं इतना ही कह दूं कि यदि मोहन आता, भले ही मैं आगे वाला वाक्य नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि मोहन के आने पर आगे कोई न कोई एक काम अवलंबित था, निर्भर था, जो कि नहीं हुआ। मैं इतना कह दूं, और भाई देखो मोहन आता ना, तो फिर हम लोग आगे की बात नहीं बोल रहे। भले ही नहीं कह रहे, लेकिन स्पष्ट है कि आगे एक कारण है, जो कारण पूरी तरह से इस मोहन के आने पर निर्भर था। अब वो जो भी था, मैं यूं भी कह सकता हूं, यदि मोहन आता तो मैं बाजार जाता, मोहन आता तो मेरे क्या, मैं नहीं जाता, यहीं रुक जाता। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं जो दूसरी बात रख रहे हैं वो इस पहले वाली बात पर निर्भर है। अब हो सकता है कि पहले पॉजिटिविटी हो, अर्थात सकारात्मक बात हो, और बाद में नकारात्मक हो। मैं यूं भी कह सकता हूं, यदि मोहन नहीं आता तो मैं बाजार जाता। स्पष्ट है कि मेरा बाजार जाना मोहन के नहीं आने पर निर्भर है। मैं यूं भी कह सकता हूं कि यदि मोहन आता तो मैं बाजार नहीं जाता, या वो बाजार जाता। दो सभी प्रकार के वाक्यों में, क्योंकि हमने परिभाषा में कहा है
किस प्रकार की क्रियाओं वाले वाक्यों में किसी एक कार्य का होना अथवा नहीं होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, वो एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं। एक उसके लिए होगा तो दूसरा उसके लिए भी हो जाएगा। फिर हमने कहा कि इस प्रकार के वाक्यों में शर्त या संकेत का भाव पाया जाता है। आप शर्त रख देते हैं, शर्त रख रहे हैं, यही तो शर्त कह रहे हैं कि यदि मोहन आता तो मैं जाता। आपने शर्त रख दी, साहब मोहन आया नहीं इसलिए मैं गया नहीं। यदि मोहन आएगा नहीं, यदि मोहन नहीं आता तो मैं बाजार जाता, यानी मोहन नहीं आता तो जाते। मोहन आ गया इसलिए आप बाजार गए नहीं। कहीं ना कहीं आपने शर्त रख दी है, ये दूसरे तरीका। और तीसरा हम कह रहे हैं संकेत पाया जाता है। वाक्य के आरंभिक पहलू में ही आपको संकेत दिखता है, और जब हम संकेत करते हैं तो कभी कभी दूसरी बात रखना हम आवश्यक नहीं समझते हैं, तो भी इस प्रकार की क्रियाओं में जो कि बीते हुए समय का बोध कराती हो तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल के नाम से जाना जाता है। एक बार वापस सुनिएगा, क्रियाओं के अंत में क्या होगा ये मैं लिखवाता था, अभी पहले परिभाषा सुनो। जहां वाक्य में किसी एक काम का होना अथवा न होना किसी दूसरे कार्य पर अवलंबित हो, निर्भर हो, तो उसे हेतु हेतु मदभूत काल कहा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इस काल वाले वाक्यों की क्रियाओं में सामान्यतः दो क्रियाएं होती है। एक कार्य कारण जो कि पहले है, उस कार्य कारण पर दूसरा कार्य कारण निर्भर करता है। कभी कभी हम बाद में शर्त को पहले रख देते, बाद में कार्य कारण बता देते। मैं बाजार जाता यदि मोहन आता, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी कहीं ना कहीं एक कार्य कारण दूसरे कार्य कारण पर निर्भर है। दो क्रिया हैं, एक क्रिया का होना या न होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। दूसरी बात, तीसरी बात, वाक्य में शर्त पाई जाती है। कहीं ना कहीं चाहे दोनों तरफ सकारात्मक हो, दोनों तरफ नकारात्मक हो, एक तरफ सकारात्मक एक तरफ नकारात्मक, पहले नकारात्मक दूसरी तरफ नकारात्मक, आप कोई ना कोई शर्त रख देते हो। और चौथी बात कह रहे हैं कि इस काल की क्रियाओं वाले वाक्यों में संकेत पाया जाता है। और जब संकेत होता है तो मित्रों दूसरी क्रिया का होना अति आवश्यक कोई जरूरी नहीं है। बातें सब में समान पाई जाती है। हमने 4 अलग अलग तरीके से बताया है, जो आपको अच्छा समझ में आए जिससे उससे आप समझिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण है शर्त और संकेत का भाव पाया जाता है। शर्त और संकेत के लिए कभी कभी दूसरे वाक्य को रखना जरूरी नहीं है। कई बार हम आधी बात कह करके भी रुक जाते हैं, अरे यार मोहन आता, आप भले कह रहे यार मोहन आता, इतना कहकर के रुक रहे हैं। आप स्पष्ट है कि आप संकेत कर रहे हैं कि अगर मोहन आता, यानी ये जो मोहन के आने वाली अगर क्रिया हो जाती तो आगे कोई ना कोई दूसरा काम होता, क्योंकि मोहन आया नहीं इसलिए दूसरा काम नहीं हुआ। क्या था, आपने सस्पेंस में बने रख दिया। लेकिन स्पष्ट है कि जो दूसरा काम था वो पहले वाले पर निर्भर था। तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्रियाओं के अंत में ता होता, ता होता, ती होती, ते होते, ता होता, ती होती, ते होते कृदंत पाए जाते हैं। प्लस में लिख रहा हूं सामान्यतः, सामान्यतः दो क्रियाएं, दो क्रिया। लेकिन ऐसा हो जरूरी नहीं है मित्रों, क्योंकि हमने कहा शर्त और संकेत का भाव पाया जाता है। मैं सारी परिभाषाएं लिख देता हूं। जहां वाक्य में प्रयुक्त क्रियाएं, जहां वाक्य में प्रयुक्त क्रियाएं एक दूसरे पर अवलंबित, अवलंबित का मतलब निर्भर, अवलंबित या निर्भर हो, अर्थात किसी एक कार्य कारण का, किसी एक कार्य कारण यानी काम, क्रिया, कार्य कारण यानी क्रिया का होना अथवा ना होना। क्योंकि आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख, जैसे मैंने कहा कि राम आता तो मैं नहीं जाता, यानी वो आता तो मैं उसके पास रुक जाता, उससे बात कर लेता। राम नहीं आता तो मैं जाता, यानी राम नहीं आता तो मैं जाता, अभी ये आ गया इसलिए मैं नहीं गया। तो होना अथवा न होना दोनों बातें, होना अथवा ना होना
किसी दूसरे कार्य कारण पर, वही कार्य कारण का मतलब क्रिया, दूसरे कार्य कारण पर निर्भर हो, निर्भर हो, ये एक दो बातें आप ये कह सकते हैं, बहुत अच्छे तरीका है। इसके अलावा निर्भर हो, अगली बात हम कह सकते हैं निर्भर हो। एक और परिभाषा लिख सकते हैं इसकी अगली आप, इस प्रकार के वाक्यों में शर्त या संकेत का, शर्त या संकेत का भाव पाया जाता है, यानी वाक्य में शर्त रखी जाती है, शर्त या संकेत का भाव रखा पाया जाता है। कहीं ना कहीं आपको शर्त देखने को मिलेगी, उस एक काम का होना या ना होना किसी दूसरी शर्त पर, संकेत पर, उस पर निर्भर पाया जाता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, यदि राम आता, यदि राम आता तो मैं बाजार जाता। स्पष्ट है, आपका बाजार जाना। यदि राम आता, देखिए पहली बात, सारी बातें आप देख सकते हैं, तीन बातें आपने लिखी है कि एक काम का होना दूसरे पर निर्भर करता है, दो दो प्राय क्रिया होती है, लेकिन सदैव वो जरूरी नहीं है। और शर्त और संकेत होता है, आपने शर्त रख दी, मैं बाजार कब जाता, जब राम आता, यानी यदि राम आता तो आप जाता, शर्त देख सकते हैं। संकेत कैसे पता लगाएंगे, आपको यहीं से संकेत मिला, मैंने कहा यदि पेपर में, और यदि, तो अभी इस इतनी सी बात से मालूम चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं संकेत कर रहे हो, और आप जो कह रहे हो उसमें एक काम का होना किसी दूसरे पर निर्भर कर रहा है। अब आपका बाजार जाना किस पर निर्भर कर रहा है, राम के आने पर। ये पहली परिभाषा के आधार पर देख सकते हैं। बात कहां की हो रही है, भूतकाल की, इसलिए है तो कह रहे हैं शर्त है, संकेत है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते, कृष्ण बांसुरी बजाते, अगर मैं इतना ही कह दूं कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा नाचती। अब स्पष्ट है, कृष्ण जी ने बांसुरी नहीं बजाई इसलिए राधा जी नाची नहीं, यानी राधा का नाचना कृष्ण के बांसुरी बजाने पर निर्भर है। इतना ही वाक्य लिख दूं। कई बार ऐसा भी होता है, कृष्ण बांसुरी बजाते तो, ऐसा भी होता है। कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी क्रिया हो, आपको उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम कृदंत को रट नहीं सकते, रटने से कान विषय वस्तु स्पष्ट नहीं हो पाती है। वाक्य बात की परिभाषा समझिएगा, कहीं ना कहीं शर्त दिखनी चाहिए, संकेत दिखनी चाहिए, इशारा होना चाहिए, काम का होना न होना किसी दूसरे पर डिपेंड होना चाहिए, उस पर निर्भर होना चाहिए, उस पर अवलंबन होना चाहिए। और बात यदि बीते हुए समय की कर रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसी क्रियाएं हेतु हेतु मद भूत काल की क्रियाओं के नाम से जानी जाती है। आप इसको पूरा भी कर सकते थे, कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा नाचती। स्पष्ट है, राधा का नाचना किस पर निर्भर है, कृष्ण के बांसुरी बजाने पर निर्भर है। जैसे मान लीजिए मैं और उदाहरण दे दूं आपको, यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। स्पष्ट है कि फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। यानी और बात बीते हुए समय की हो रही हो तो ऐसी क्रियाओं को हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। मैंने ये जो बात बताई कि कभी कभी एक ही क्रिया रहती है, उसको भी आपने उदाहरण के लिए समझिएगा। जिसमें मैं कहूं, अगर मोहन पढ़ाई करता, देखिएगा अब मैं इतना ही कह करके छोड़ दूं, आप सुनिए मेरी बात को, समझिए। अगर मैं इतना ही कह दूं और मैं बात को पूरी कर दूं, अगर मोहन पढ़ाई करता, इतना कह दिया तो भी स्पष्ट है कि इस वाक्य से स्पष्ट है कि आगे कुछ ना कुछ होता, और वो जो भी होना है, यानी मोहन का प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना, मोहन का मेरिट में आना, ये सब कुछ किस पर डिपेंड था, उसकी पढ़ाई करने पर निर्भर करता है। परीक्षक कई बार इतना सा वाक्य लिख करके छोड़ देता है, कई बार डेडेश लगा देता है, कई बार डॉट 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 करके फिर तो लिख करके डॉट 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 करके यहाँ नहीं लिखेगा और फिर पूर्ण विराम कर देगा। आपको समझना है कि क्या उसमें शर्त है, क्या उसमें संकेत है क्या। तो ऐसे वाक्यों को हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रियाओं के नाम से जाना जाता है।
ये मित्रों हमारा भूतकाल का पहला प्रकरण समाप्त हुआ। 6 उपभेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए मिलेगा। आसन्न भूतकाल, जिसको पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है, आ है, ई है, ए हैं, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के कृदंत पाए जाते हैं। तीसरा हमने पढ़ा पूर्ण भूतकाल, काम बहुत समय पहले पूरा हो जाता है, दूरी रहती है, एक दूरी की शर्त उसमें संभावना स्थिति दिखाई देती है। क्रियाओं के अंत में आ था, ई थी, ए थे, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार के कृदंत पाए जाते हैं। अपूर्ण भूतकाल, काम बीते हुए समय में शुरू हो जाता है लेकिन उसकी पूर्णता का पता नहीं रहता है, इसी क्रियाओं को अपूर्ण भूतकाल की क्रियाओं के नाम से जानते हैं। क्रियाओं के अंत में रहा, था, रही, थी, रहे, थे कृदंत पाए जाते हैं। संदिग्ध भूतकाल, काम के होने अथवा ना होने पर हमें कोई पता नहीं रहता है, संदेह की स्थिति रहती है। क्रियाओं के अंत में आ होगा, चुका होगा, ई होगी, चुकी होगी, ए होंगे, चुके होंगे कृदंत पाए जाते हैं। और अंतिम भेद हमने पढ़ा मित्रों जो बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य रचना की दृष्टि से अर्थ के आधार पर जो एक भेद होता है वाक्यों के, वाक्य 2 आधारों पर विभाजित किए जाते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। उन 8 में से एक भेद होता है हेतुवाचक अथवा संकेतवाचक। ये जो हेतु मध्य भूतकाल की क्रियाओं के जितने भी उदाहरण हैं, ये सभी उदाहरण अर्थ के आधार पर हेतु या संकेतवाचक वाक्यों में शामिल किए जाते हैं। यही प्रश्न जो हमने अभी परिभाषा लाइन लिखी थी कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसे एक सेंटेंस को 2 परीक्षाओं में पूछा गया था। एक तो सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया था, वहां इसको काल में पूछा गया। यही वाक्य रीट में थर्ड ग्रेड में पूछा गया था उसी वर्ष 2013 में, वहां पर ये अर्थ के आधार पर पूछा गया कि बताइए कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक है या फिर संकेतवाचक। तो ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्यों में शामिल किया जाता है। आज की इस क्लास में इतना ही मित्रों। अगली क्लास में हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने वर्तमान काल की क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।